हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, भारत वाली बुक यानी इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक, इसके जो 3 चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे, टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में आपके जो 3 चैप्टर आने वाले हैं, इसके इस तीनों चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वन शॉट वीडियो। अलग अलग भी मैंने चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे आपको क्या होता है, कई बार ढूंढने में दिक्कत हो जाती है, तो आप इस सिंगल वीडियो को देखो, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और आपको मैं पहले एक बार सिलेबस दिखा दूंगा। ठीक है, मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। तो देखिए, एक बार सिलेबस देख लो आप। आपकी जो सेकंड बुक में से ये 3 चैप्टर आ रहे हैं, भारत में दल और दलीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान और भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां और विकास, ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं आपके टर्म 2 के लिए, वो मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ वीडियो में, और प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, यानी दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है। तो देखिए, नेहरू जी की मृत्यु जो थी वो कब हुई थी? तो 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद एक समस्या सामने आ गई थी कि अगला प्रधानमंत्री यानी कि इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो नेहरू की मृत्यु के बाद फिर किसको बनाया गया था प्रधानमंत्री? तो लाल बहादुर शास्त्री। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप कभी गूगल वगैरह पे सर्च करते हो भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट, ठीक है, 1947 के बाद से लेके अगर आप 2021 तक के प्रधानमंत्री को चेक करोगे, तो हो सकता है आपको नेहरू के बाद शास्त्री जी ना दिखे। ठीक है, इनके बीच में आपको एक और प्रधानमंत्री दिख सकते हैं जिनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब समझ लो कि ये गुलजारी लाल नंदा क्या था और ये क्यों ऐसे मतलब आपको दिखाई देता है। तो देखिए, क्या हुआ था कि जब किसी प्रधानमंत्री की मौत अचानक हो जाए, नेहरू जी की मौत अचानक हो गई थी, तो उसके बाद क्या होता है, उनका जो प्रधानमंत्री का पद है वो खाली हो जाता है, और जब तक दूसरा नया प्रधानमंत्री ना बन जाए, ठीक है, यानी कि नेहरू जी थे पहले, इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद शास्त्री जी आए, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए पद जो है खाली रहा, तो उस टाइम पे एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, कार्यवाहक। तो कार्यवाहक जो होता है वो आप उसे टेम्परेरी समझो, टेम्परेरी यानी जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक के लिए जो टेम्परेरी है वो, तो वो है गुलजारी लाल नंदा। इसीलिए ये एक मतलब नॉलेज वाला क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको अपने दिमाग में डाल लेना है। कभी भी पूछे नेहरू के बाद तो लाल बहादुर शास्त्री, और अगर कोई गुलजारी लाल नंदा पूछ ले तो आपको बता देना है कि वो केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जो 12-13 दिन के लिए शायद बने थे। ठीक है, उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री, तो इसलिए गूगल में आपको ये दिखाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शास्त्री जी कब से कब तक देश के प्रधानमंत्री रहे? तो देखिए, बहुत ही छोटा इनका कार्यकाल था, मात्र 2 साल तक ये प्रधानमंत्री रह पाए, क्योंकि इनकी भी फिर अचानक से ताशकंद में मृत्यु हो गई थी, और जब इनकी मृत्यु हुई शास्त्री जी की, तो फिर से वही संकट आ गया कि अब भाई नया प्रधानमंत्री बनाना है, तो फिर से कुछ समय के लिए पोस्ट खाली थी, तो फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो थे वो गुलजारी लाल नंदा को ही बनाया गया। ठीक है, टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए। उसके बाद फिर कौन कंटिन्यू करते हैं? इंदिरा गांधी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों चीजें बताते हुए चल रहा हूं, याद रखें ये चीजें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्री जी के शासनकाल में देश के सामने मुख्य चुनौतियां कौन सी थी? तो देखिए, आपको पता होगा कि 1962 में जब चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया था, तो उसके बाद भारत को कितना नुकसान हुआ था उसमें, तो वो जो नुकसान था वो झेल ही रहे थे हम, क्योंकि जब भी कोई युद्ध हो जाता है तो 10 साल मतलब सोचो, अर्थव्यवस्था पीछे चली जाती है, इतना ज्यादा मतलब नुकसान होता है। तो ये वाली समस्या थी कि चीन युद्ध के कारण जो आर्थिक संकट पैदा हो गए थे, उससे निकलना ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके बाद थी उसी समय में मानसून की असफलता, मानसून असफल हो गया था, देश के कई हिस्से जो थे वो सूखे की स्थिति में आ गए थे, अकाल पड़ गया था। अब ऐसे में क्या था, इस समस्या से उभरना और देश को खाद्यान्न संकट से बचाना, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए जो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई सारे पॉइंट बनते हैं। मैं आपको किताब में 2-3 ही पॉइंट लिखे होते हैं, मैं आपको 1-2 एक्स्ट्रा ही बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। 1960 का दशक, अब यहाँ पे दशक से मतलब है 10 साल, यानी 1960 से लेके 1970, ये जो 10 साल होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं दशक। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले 1950 का दशक, तो आपको क्या बोलना है? 1950 से लेके 1960। कोई बोले 1920 का दशक, तो उसका मतलब है 1920 से लेके 1930। ठीक है, तो ये आपको समझना है दशक, यानी इस 10 साल, ये जो 10 साल थे 1960 से 70 के बीच में, इस दौरान ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसको खतरनाक दशक कहा जाता है? तो इसमें देखो कई सारे पॉइंट बनेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे, गरीबी बहुत थी, बेरोजगारी बहुत थी, इसके लिए भी इसको खतरनाक दशक कहा जाता है। अकाल पड़ गया था,
आपको पता है कि मानसून की असफलता के कारण अकाल पड़ गया था और बिहार जो था वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो ये भी एक रीजन है। सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये एक कारण हो जाता है। और चीन से युद्ध हुआ था 1962 में। अब ये जो युद्ध हुआ था इसकी वजह से भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई थी, ठीक है, यानी आर्थिक संकट आ गया था भारत के सामने जो लंबे समय तक बना रहा, तो ये भी हो जाएगा। 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु भी हो गई थी। आपको पता है कि नेहरू 1964 में मर गए थे, उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, तो 2 प्रधानमंत्री हमने इस 1960 के दशक में खो दिए, तो ये हो जाएगा। प्लस में एक और पॉइंट है कि भाई पाकिस्तान से भी तो युद्ध हो गया था 1965 में, इससे बेशक से ये युद्ध हम जीत गए थे, लेकिन नुकसान तो फिर भी होता ही है, तो नुकसान तो हुआ ही था, तो ये भी बन जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये, ठीक है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है कि इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा हटाओ, तो ये विपक्ष ने दिया था, ठीक है, जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी उन्होंने दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था, और ताशकंद समझौता जो है इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे भारत से, तो इनकी वहां पे अचानक से मृत्यु हो गई और आज तक ये नहीं पता लग पाया कि मृत्यु का कारण क्या था, तो ये भी एक तरह से मतलब विवादित टॉपिक है। इन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान की तरफ से कौन शामिल हुए थे? तो भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जो शामिल हुए थे, और पाकिस्तान की तरफ से देखें तो जो यहाँ के राष्ट्रपति थे अयूब खान, ये शामिल हुए थे, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये समझौता था, लेकिन यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की अचानक से मृत्यु हो गई, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए, देखिए यहाँ पे स्पेस हो गया गलती से, ये स्पेस नहीं है, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए किनके बीच मुकाबला था? और ये कड़ा मुकाबला था, तो देखिए एक तरफ थे मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी, यानी मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी, इनके बीच में कड़ा मुकाबला था, और अंत में जीत किसकी हुई थी? इंदिरा गांधी की। और क्यों हुई थी? आपको पता है कि सिंडिकेट जो था, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया था, और सिंडिकेट आपको पता है कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली नेताओं का ग्रुप था, वो जिसको समर्थन दे उसको तो बनना तय था। अब सिंडिकेट क्या है ये भी आपको आगे बताया जाएगा क्वेश्चन में, तो फिलहाल मैं आपको यही समझते हुए चलना है जो आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी उस समय देश के सामने क्या समस्याएं थी? देखिए कितनी सारी समस्याएं, सारे मैंने पॉइंट बना के लिखे। देखो उस समय देश गंभीर आर्थिक संकट में था, ठीक है, मॉनसून की असफलता, क्योंकि ये बनी थी 1966 में प्राइम मिनिस्टर, और 1960 के दशक में जो समस्या थी वो यहाँ पे भी आएगी, आपको पता ही है, तो ये सारी की सारी लिख देनी है। व्यापक सूखा हुआ था, खेती की पैदावार में बहुत ज्यादा गिरावट हो गई थी, गंभीर खाद्यान्न संकट हो गया था, विदेशी जो मुद्रा थी उसकी भंडार में काफी कमी हो गई थी, औद्योगिक उत्पादन जो था और निर्यात, इन सब चीजों में गिरावट आ चुकी थी, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी, बेरोजगारी काफी हो गई थी, और बंद और हड़तालें, ये हर दूसरे तीसरे दिन हड़ताल बंद देश में ये चलता रहता था, तो इतनी सारी समस्याएं थी जिस समय में इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन, हाँ देखिए आप हमारी वेबसाइट पे नोट्स पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाके आपको eklavyastudypoint.com सर्च करना है, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पे सारे दे दिए जाएंगे, जो आपको वीडियो में दिखाया जाता है वो सारे वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ फ्री में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गैर कांग्रेसवाद से क्या अभिप्राय है? समझिए, देखिए क्या हुआ था कि कांग्रेस जो थी एक बड़ी पार्टी थी, आपको पता है कि लोकसभा में भी इसको बहुमत मिलता ही था, सत्ता में आ जाती थी, और जो विधानसभा के जो चुनाव होते थे राज्यों में उसमें भी ये सत्ता में आ जाती थी। विधानसभा में क्या हुआ कि जो छोटी पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टी, लोकल पार्टी जिसे हम कहेंगे, इन पार्टियों को वोट मिलते थे थोड़े बहुत, और इनके वोट जो थे वो आपस में बढ़ जाते थे, जिसका फायदा किसको मिलता था? कांग्रेस को। हालांकि ये फायदा क्या होगा, इनको वोट बहुत ही कम मिलते थे, बहुत ही कम सीटें आती थी, लेकिन फिर भी इनको ये महसूस हुआ कि हमारे वोट बढ़ जाते हैं, इसलिए कांग्रेस इसका फायदा उठा लेती है। तो ये बात चली कि जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं, यानी जितनी भी अलग पार्टियां, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, या अन्य कोई पार्टी हो, अगर ये सारी पार्टियां आपस में मिल जाएं, बेशक से इनकी विचारधारा अलग है, लेकिन ये अगर आपस में मिल जाएं, आपस में गठबंधन कर लें और फिर कांग्रेस के खिलाफ लड़े, ठीक है, तो बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। इसी व्यवस्था को
ठीक है। इसी व्यवस्था को राम मनोहर लोहिया जो थे इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। इन्होंने कहा था कि राम मनोहर लोहिया जो थे इन्होंने तर्क दिया था कि कांग्रेस का शासन जो है वो अलोकतांत्रिक है और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। इसलिए क्या करना चाहिए, जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां इन सबको एक साथ आ जाना चाहिए और एक साथ आकर गठबंधन बनाकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। तो यही व्यवस्था जो थी इसको गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1967 के चुनाव को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी? अब देखिए 1967 के चुनाव में वो हुआ था जो पिछले 3 आम चुनाव में नहीं हुआ था। आखिर ऐसा क्या हो गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप ये देखिए, ये है प्रथम 3 चुनाव का, ये पहला चुनाव है, ये दूसरे चुनाव का रिजल्ट है और ये तीसरे चुनाव का रिजल्ट है। ठीक है, पहला चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा 1957 में हुआ, तीसरा 1962 में हुआ। अब देखोगे कि पहला चुनाव जो था 489 लोकसभा की सीटों पे हुआ था, जिसपे 364 कांग्रेस को मिल रही है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये कांग्रेस की है। दूसरे में 494 सीटों पे 371 मिल रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो 361 दिख रही है आपको। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि कांग्रेस को कितना बड़ा बहुमत मिल रहा है, मतलब सभी इनको वोट दे रहे हैं। कहने का मतलब है बहुत सारी सीटें ये जीत रहे हैं। ठीक है, और विधानसभा में, ये तो लोकसभा का है, विधानसभा का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो कांग्रेस की सरकारें होती थी राज्यों में भी, स्टेट में भी। लेकिन 1967 यानी जो चौथा चुनाव हुआ 1967 का, उसमें जो कांग्रेस का ग्राफ था वो बहुत गिर गया था। लोकसभा में किसी तरीके से कांग्रेस ने अपनी सरकार तो बचा ली थी, लेकिन विधानसभाओं के कम से कम आप ये लगा लो 7+2 9 राज्यों में कांग्रेस चली गई, सरकार ही नहीं बना पाई। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के सामने ऐसी मतलब समस्या आ गई हो, क्योंकि वो तो भयंकर वोटों से जीत रही थी, आज तक बहुमत के साथ आती थी हमेशा, लेकिन इस बार इसकी स्थिति काफी डावाडोल हो चुकी थी। तो इसीलिए जो पर्यवेक्षक थे, जो एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने क्या कहा, इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी। तो चलिए समझते हैं। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में तो बहुमत मिल गया, यानी केंद्र में तो अपनी सरकार को बचा पाई। लेकिन अगर हम बात करें विधानसभा के चुनाव की, तो यहाँ पे 7 राज्यों में बहुमत ना मिल पाने के कारण और अन्य 2 राज्यों में दल बदल के कारण सरकार नहीं बना पाई। यानी कि 7 राज्यों में तो बहुमत नहीं मिला और 2 राज्यों में दल बदल के कारण टोटल 9 राज्यों में सरकार ही नहीं बना पाई। ये सोचो, ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो गई थी और ऐसा आजादी के बाद पहली बार हुआ था। इसलिए जो एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने इसको इस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप का नाम दिया था। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको हो गए इसे सीबीएसई में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1967 के विधानसभा चुनाव में मद्रास प्रांत जो है, जिसको वर्तमान में तमिलनाडु कहा जाता है, ये जो तमिलनाडु है यानी मद्रास जो है, इसमें कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसको, मतलब कौन सी क्षेत्रीय पार्टी थी जिसको बहुमत मिला? और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राज्य में किसी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में, वो भी क्षेत्रीय पार्टी को, पूर्ण बहुमत मिला हो। समझ रहे हो, इस चीज को ध्यान रखो, कोई गठबंधन नहीं, पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है, कंप्लीट बहुमत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, तो समझिए। देखते हैं क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। मद्रास जो है, यहाँ पे एक पार्टी थी द्रविड़ मुनेत्र कश्यप, यानी जिसको हम डीएमके कहते हैं। इसने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। ये पार्टी हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी, क्योंकि देखो तमिल लोग थे यहाँ पे सारे, और तमिल लोग जो थे वो हिंदी भाषा का विरोध करते थे, कहते थे भाई हिंदी को राजभाषा क्यों बना रहे हो, तमिल को राजभाषा बनाना चाहिए। तो इनका ये वाला मुद्दा था और इसी मुद्दे को लेकर ये चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे वहां से, क्योंकि लोगों का भावनात्मक सपोर्ट भी था इस चीज को। यहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध करा कि केंद्र जो है इन पे जबरदस्ती राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को थोप रहा है, जबकि तमिल इनकी मातृभाषा है और तमिल को ये सपोर्ट करते हैं। तो ये मुद्दा इनके बीच में था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिंडिकेट का जिक्र किया था। तो देखिए क्या था भाई, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अनुभवी नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, जो प्रभावशाली नेता थे, जिनका बहुत प्रभाव था कांग्रेस में, उनका एक ग्रुप था, उनका एक समूह था जिसको सिंडिकेट कहा जाता था। सिंडिकेट जिसके सिर पे हाथ रख दे उसके तो मतलब समझ लो उस टाइम पे उसकी मौज हो जाती थी, चुनाव जीतना और मतलब सपोर्ट एक तगड़ा मिल जाता था। आप ये समझ लो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट का बहुत बड़ा योगदान था। सिंडिकेट के प्रमुख जो थे वो के कामराज थे। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि सिंडिकेट और
इंदिरा गांधी के बीच में विवाद क्यों हो गया था, आगे इस पे भी, इन क्वेश्चनों को भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के किन्हीं 4 दिग्गज नेताओं के नाम बताइए जो हार गए। अब ये वही है राजनीतिक भूकंप वाला चुनाव 1967। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी राज्यों में। तो देखिए के कामराज जो हैं ये तमिलनाडु से चुनाव लड़े थे और वहां पे हार गए थे। एस के पाटिल महाराष्ट्र से हैं जो कि हार गए थे चुनाव। अतुल्य घोष ये बंगाल से हैं जो कि हार गए थे। के बी सहाय जो हैं ये बिहार से हैं, ये हार गए थे। और ये चारों जो नेता है ना ये दिग्गज नेता है, मतलब बहुत जाने माने। और के कामराज तो आपको पता है कि सिंडिकेट के मतलब प्रमुख नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी इनका हाथ था, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी इनका हाथ था। यानी इतने जबरदस्त नेता थे, लेकिन चुनाव हार चुके थे 1967 में। इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1966 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, यानी ये सिंडिकेट के नेताओं ने, इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों समर्थन दिया? क्योंकि मोरारजी देसाई भी इनके सामने थे। चाहते तो मोरारजी देसाई को भी समर्थन दे सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी को क्यों दिया, मोरारजी को क्यों नहीं दिया, ये पॉइंट आपके सामने बनता है। देखिए मोरारजी देसाई जो थे एक अनुभवी नेता थे और उनको पता था कि उनका जो स्वभाव था वो थोड़ा ऐसा था कि वो किसी की बात नहीं मानते थे, अपने अकॉर्डिंग चलते थे। इंदिरा गांधी, इनको लगा कि इंदिरा गांधी जो है नेहरू की बेटी है और राजनीति का तगड़ा अनुभव है नहीं उन्हें। अगर हम इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं तो जैसा हम सलाह वगैरह देंगे वैसा ही इंदिरा गांधी करेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मतलब सत्ता हम ही चलाएंगे, बस प्राइम मिनिस्टर के नाम पे कौन रहेगी, इंदिरा गांधी। इन्होंने ये सोच लिया था। तो देखिए सिंडिकेट के नेताओं को ये विश्वास था कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण इंदिरा गांधी सिंडिकेट के समर्थन और दिशा निर्देशन पर निर्भर रहेगी और उनकी सलाह पे अमल करेगी। ये सोच के इन्होंने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में जो मामला था वो उल्टा पड़ गया। इंदिरा गांधी अपने जो विश्वास पात्र जो नेता थे उसमें उन्होंने सिंडिकेट के नेताओं को नहीं रखा, बल्कि सिंडिकेट के नेताओं की तो कई जगह पे बात ही नहीं मानती थी। तो इसलिए इनके बीच में विवाद भी हुआ था बाद में। आगे वो भी देखेंगे कि विवाद क्यों हुआ और कांग्रेस टूट क्यों गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति में दल बदल से क्या अभिप्राय है, इसके कोई 2 अवगुण बताइए। तो देखिए जब कोई नेता किसी विशेष पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े और बाद में जीत जाए और जीत जाने के बाद उस पार्टी को छोड़ दे और किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसको दल बदल कहते हैं, ठीक है। दल बदल मतलब मान लो आपने किसी एक्स पार्टी से चुनाव लड़ा और आप जीत भी गए और जब बाद में जाके किसी वाई पार्टी में एक्स वाई जेड कोई दूसरी पार्टी में जाके आप जुड़ गए तो इसको क्या कहा जाएगा, दल बदल कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दल बदल के अवगुण बताइए, क्योंकि दल बदल जो है इसके नुकसान भी हैं, यानी इसकी कमियां भी हैं, तो इसकी कमियां बताइए। तो कमियां देखिए, दल बदल से क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता जो होती है उसको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कई बार क्या होती है सरकार जो है अल्पमत में आ जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए 50 सीट चाहिए, ठीक है। किसी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए उसकी 50 ही सीट आई है और उसको मतलब बहुमत मिल गया, बाकी पार्टियों को कुछ नहीं मिला, बहुत कम सीटें मिली है ये लगा लो, तो ये सरकार आराम से बना लेगी। लेकिन मान लो इसी पार्टी के 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाद में दूसरे दल में चले जाते हैं, तो यहाँ पे 48 हो जाएगी, यानी कि अब इनके पास बहुमत से कम सीटें हो जाएंगी। तो ऐसे में अल्पमत में आ जाती है सरकार और फिर सरकार गिर भी जाती है। तो ऐसे में सरकार को कई बार त्यागपत्र भी देना पड़ता है। तो ऐसी गंभीर स्थिति आ जाती थी। तो ये एक आप ये कह सकते हो इसकी बुराई है या फिर इसके अवगुण है। दल बदल से नेताओं में अनुशासनहीनता में वृद्धि होती है और वो क्या करते हैं, जो नेता होते हैं वो अवसर का लाभ उठाकर सही और गलत तरीकों से सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। तो ये इसकी कमियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1969 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले 2 प्रमुख प्रत्याशियों के नाम बताइए। यहीं से शुरू हो जाती है कांग्रेस का विवाद, तो थोड़ा पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन यहां से कांग्रेस में टूट पड़ जाती है। आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये देखो कि कौन से थे। एक तरफ थे एन संजीव रेड्डी वर्सेस वीवी गिरी, ठीक है। वीवी गिरी उस समय में उपराष्ट्रपति थे और एन संजीव रेड्डी को सिंडिकेट ने खड़ा किया था। क्या हुआ था कि जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। तो जो सिंडिकेट वाले नेता थे, दिग्गज नेता, उन्होंने एन संजीव रेड्डी को सपोर्ट करके खड़ा कर दिया और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को सपोर्ट कर दिया। तो इनके बीच में कलह जो थी वो क्लियर दिख ही रही थी कि भाई इंदिरा गांधी चाह रही है किसी और को और सिंडिकेट चाह रही है किसी और को कि भाई वो कैंडिडेट हो। तो ये मुद्दा जो था ये गरमाया हुआ था। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। एक क्वेश्चन ये है कि 1971 के आम चुनाव में चुनावी गठबंधन में कौन सी पार्टियां शामिल थी।
अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि ग्रैंड अलायंस, जिसको हम महागठबंधन भी कहते हैं, महागठबंधन, महागठबंधन में कौन सी पार्टियां शामिल थी या उससे क्या अभिप्राय है, तो देखते हैं। देखिए क्या हुआ, 1971 के जो चुनाव थे, इस समय सभी बड़ी गैर साम्यवादी पार्टी और जो गैर कांग्रेसी जो विपक्षी दल थे, इन्होंने क्या करा, गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी पार्टियों ने आपस में मिलकर एक अलायंस बना लिया, एक गठबंधन बना लिया, जिसको ग्रैंड अलायंस कहते हैं, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टी एक साथ आ चुकी थी लगभग। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजनीति में आया राम गया राम से क्या अभिप्राय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आया राम गया राम के मुहावरे का संबंध उन विधायकों से है जो चुनाव में एक पार्टी से टिकट जीतने के पश्चात अपने स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसा पता है क्यों, ये मुहावरा आया कहां से, ये समझिए। एक घटना थी हरियाणा राज्य की। हरियाणा में एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। इन्होंने एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली। पखवाड़े का मतलब है यहाँ पे 15 डेज, आधे महीने का पखवाड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब एक 15 डेज में इन्होंने 3 बार पार्टी बदल ली। जब इन्होंने 3 बार पार्टी बदली तो तभी से ये चुटकुला बन गया था कि बन गया था, ठीक है। आया राम गया राम, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसने बोला था पहले वो गया राम था, अब आया राम हो गया, कुछ इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करी थी। तब से ये मतलब ये एक चुटकुला बन गया था, आया राम गया राम। तो अब जो पार्टी बदलते हैं, एक पार्टी से जीत कर दूसरी में चले जाते हैं, तो इसके लिए मुहावरा ही बन गया आया राम गया राम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी स्टोरी। तो ये था। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। 21,000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रिवी पर्स का क्या अर्थ है। 1970 में इंदिरा गांधी उन्हें क्यों समाप्त कर देना चाहती थी। प्रिवी पर्स जो थे एक प्रकार के विशेष अधिकार थे, जो कि जो रियासतों के जो राजा हुआ करते थे उनको मिले हुए थे, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त कर दिया था। तो देखते हैं क्या है। देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समय, जब भारतीय संघ में देसी रियासतें मिली थी, उस समय जो रियासतों के जो शासक होते थे उनके परिवार को कुछ निश्चित मात्रा में संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया गया था, और उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाते थे, कुछ अलाउंस वगैरह दे दिए जाते थे, कुछ फायदा दे दिया जाता था। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी जो थी वो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। 1971 के चुनाव में इन्होंने इसको मुद्दा बना के, ठीक है, चुनाव भी लड़ा और काफी मतलब अच्छी सीटों से जीती भी थी। इसके बाद संविधान में संशोधन किया गया और ये जो प्रिवी पर्स थी इसको खत्म कर दिया गया। और मोरारजी देसाई जो थे वो इसका विरोध भी कर रहे थे कि ये अधिकार खत्म नहीं करने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो आप कह सकते हो राजा महाराजाओं को जो कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे प्रिवी पर्स के तहत, वो खत्म कर दिए इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1970 के प्रारंभिक वर्षों में इंदिरा गांधी की सरकार को लोकप्रिय बनाने में सहायक मुख्य कारण बताइए। बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी इंदिरा गांधी इस टाइम पे। अब सोचो, देखो 1967 में चुनाव हुए थे तो क्या हालत हुई थी कि कांग्रेस की, अभी आपको बताया कि इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। केंद्र में बड़ी मुश्किल से सरकार बचा पाई, राज्यों में 9 राज्यों से सरकार चली गई ये। लेकिन जब अगला चुनाव होता है 1971 में और 72 में जो विधानसभाओं के कुछ जगह पे चुनाव हुए थे, इसमें भयंकर जीत मिलती है। यानी इस 4-5 साल में आखिर ऐसा क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो क्यों लोकप्रिय हो गई और क्यों ऐसा मतलब रिजल्ट मिला, इसको देखते हैं। तो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय हुई। तो पहला पॉइंट देखो, कांग्रेस की टूट के बाद सरकार ने अपनी छवि को समाजवादी रंग देने की कोशिश की, कि ये दिखाना चाहती थी कि हम समाजवादी विचारधारा को अपना रहे हैं और जनता के साथ हैं। इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के लिए कानून बनाए, ठीक है, क्योंकि जमींदारी प्रथा थी और कई तरह की मतलब जमीन को लेकर बहुत मतलब बेकार सिस्टम था। किसान वगैरह के साथ काफी मतलब अत्याचार होता था, तो कुछ भूमि सुधार के कानून आए। इन्होंने भू परिसीमन के भी कुछ नए कानून बना दिए कि भाई, और कुछ लिमिट वगैरह भी लगा दी कि इससे ज्यादा कोई रख नहीं सकता है जमीन वगैरह। 1971 के भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इस समय तो विपक्ष के नेता भी कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी थी इसकी तारीफ करने लगे थे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी काफी प्रसिद्ध हो गई थी और ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो असर था वो अगले जो 1972 में जो कुछ जगह पे विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां पे भी देखने को मिला था। आगे देखिए, 1972 के विधानसभा चुनाव में भी उनको गरीबों और वंचितों का रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। उनकी सरकार ने संविधान में संशोधन करके जो प्रिवी पर समाप्त किया था, इससे भी इनको समर्थन मिला और इन घटनाओं के कारण जो इंदिरा गांधी थी वो काफी लोकप्रिय हो गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाएंगे, आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिलने के लिए क्या कारण थे? और 1971 में केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर लगातार चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रभुत्व को पुनः स्थापित कर लिया। यानी कि जो कांग्रेस टूट रही थी, 1969 में टूट गई थी और 1967 में जो बेकार इनकी हालत थी उसको दोबारा से सुधार लिया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यस, बिल्कुल सहमत है, क्योंकि 1967 के चुनाव में जो जमीन खो चुकी थी कांग्रेस, वो उन्होंने 1971 में पा ली थी वापस। तो देखते हैं 1971 के आम चुनाव में नई कांग्रेस के पास एक निश्चित एजेंडा था, एक कार्यक्रम था। इंदिरा गांधी क्या कर रही थी? देश भर में घूम रही थी और हर जगह जाके ये कहती थी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो बोलते हैं कि इंदिरा हटाओ, लेकिन मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। ये इंदिरा गांधी के वर्ड होते थे। अब इससे क्या होता था, जो गरीब लोग होते थे वो इंप्रेस हो जाते थे, उन्हें लगता था भाई ये कुछ करेगी, गरीबी हटाओ। और इस तरह इंदिरा गांधी ने गरीबों के दिलों में जगह बनाने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी ने क्या करा? सार्वजनिक क्षेत्र की जो समृद्धि थी इसके लिए काम किया, ग्रामीण भू स्वामित्व के लिए नए कानून वगैरह बनाए थे, शहरी संपदा के लिए काम किया, आय के समान अवसर देने का प्रयास किया। तो कई सारे मतलब ऐसे मुद्दे थे जिससे गरीबों और वंचित लोगों के दिमाग में मतलब ये बातें डाले कि वो उनके भले के लिए काम करेगी। इसके बाद देखो, गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार, इन सब का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया और समर्थन इनको मिला भी। इन नीतियों का असर जो 1971 के चुनाव थे उसके परिणाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कांग्रेस आर जो है इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। एक कांग्रेस आर हो गई थी और एक कांग्रेस ओ हो गई थी। ओ जो थी वो सिंडिकेट की थी, मैं आगे आपको ये पढ़ाऊंगा, मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। और आर जो थी ये इंदिरा गांधी की थी। तो कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। तो कांग्रेस आर जो थी इसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और इसने पिछले 4 चुनाव में जितनी जो सीटें जीती थी उससे ज़्यादा यहाँ पे सीटें जीत ली थी। और कांग्रेस ओ जो थी जिसने कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, 16 सीट। और पूरे अगर अलायंस को देखें तो टोटल अलायंस को 40 सीट मिली और कांग्रेस ओ को देखें तो मात्र 16 सीट मिली। इतना मतलब बुरा हाल हो गया था कांग्रेस ओ का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये पूछते हैं पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कांग्रेस में विभाजन। कांग्रेस जो टूट गई थी, क्यों टूट गई थी, या फिर 1969 में कैसे टूट गई थी, किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है। तो समझिए क्या है, पूरी स्टोरी समझिए। क्या हुआ कि 1969 में राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो ऐसे में राष्ट्रपति का पद जो था वो खाली था। अब ये था भाई कि अगला राष्ट्रपति किसे बनाया जाए। तो इंदिरा गांधी की असहमति, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वो एन संजीव रेड्डी से इनको पसंद नहीं करती थी क्योंकि इनके बीच में विवाद था पहले से। लेकिन इनकी असहमति के बाद भी जो सिंडिकेट है उसने क्या करा, एन संजीव रेड्डी को सपोर्ट करके खड़ा कर दिया कि तुम भाई चलो और चुनाव लड़ो। तो भाई इससे इंदिरा गांधी जो थी और ज्यादा नाराज थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने क्या करा, जो उपराष्ट्रपति थे उस समय में वीवी गिरी, उनको बढ़ावा दिया, कहा कि तुम एक स्वतंत्र उम्मीदवार बनो और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो। यानी इंदिरा गांधी का सपोर्ट था वीवी गिरी को और सिंडिकेट जो था उसका सपोर्ट था संजीव रेड्डी को। चुनाव हुए और अंत में कौन जीता? वीवी गिरी। और जब वीवी गिरी जीत गया यानी इंदिरा वाला कैंडिडेट जीत गया तो जाहिर सी बात है कांग्रेस टूटनी थी। तो इस समय कांग्रेस टूट गई 1969 में और 2 हिस्से बट गए थे। कांग्रेस आर बन गई थी जो कि इंदिरा गांधी वाली है, कांग्रेस ओ बन गई थी जो कि सिंडिकेट वाली है। ठीक है, तो यही अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में भी। एक क्वेश्चन आता है, संयुक्त विधायक दल से क्या अभिप्राय है। अब देखो ये जो 1967 के जो चुनाव थे इसमें आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था कि कांग्रेस जो थी वो 7+2 यानी 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई थी। तो क्या इन 9 राज्यों में कोई ऐसी पार्टी थी जिसने अपने दम पे सरकार बनाई हो? नहीं। तमिलनाडु में तो आप देख रहे हो कि भाई वहां पे तो बहुमत वगैरह दिख गया था, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं हुआ। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे सभी जो अन्य पार्टियां थी उन्होंने आपस में गठबंधन बनाया और जो ये गठबंधन वाली सरकारें जो राज्यों में दिखी इसी को बोला जाता है संयुक्त विधायक दल। तो देखिए 1967 के चुनाव से राज्यों में गठबंधन की परिघटना सामने आई। गैर कांग्रेसी पार्टी जो थी ये सभी इकट्ठा हो गई और इन्होंने संयुक्त विधायक दल बनाया। पंजाब में भी संयुक्त विधायक दल जो की सरकार थी उसका नाम दिया गया था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। यानी कि संयुक्त विधायक दल का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो खूब सारी गैर कांग्रेसी पार्टी आपस में मिल गई है यही संयुक्त विधायक दल कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमारा जो चैप्टर है 5वां ये तो हो जाता है कंप्लीट। लेकिन आपको पता है कि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 से भी आके जुड़ गए हैं, तो उन पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और ये मैंने पॉइंट ले रखे हैं सपोर्टिंग मटेरियल से। आप सभी के पास सपोर्टिंग मटेरियल होगा तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखना है। देखिए
जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सभी जो नेता थे वो चाहते थे कि लोकतंत्र भारत में हो और भारत में जो सरकार बने वो लोकतांत्रिक हो। तो ऐसा हुआ भी। भारत में कैसी शासन बनी, कैसी शासन वाली सरकार बनी, तो लोकतांत्रिक शासन बनी। ठीक है। भारत के समय ही और भी देश आजाद हो रहे थे पर वहां पे अलोकतांत्रिक सरकार बनी थी, लेकिन भारत ने किस चीज को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। भारत ने लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी। इसके बाद अगला है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था और देश में अंतरिम सरकार बना दी गई थी। और यहाँ पे ये आ जाएगा कि जनवरी 1950 में चुनाव आयोग बना। ये इंपॉर्टेंट है, जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपको ध्यान रखना है। 1950 में चुनाव आयोग बना और जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। 1 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं, जो चुनाव कराने थे भारत में, पहली बार चुनाव कराने थे तो ऐसे में कई सारी चुनौतियां थी चुनाव आयोग के सामने। तो वो चुनौतियां क्या थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आता है, आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना भी बहुत बड़ी चुनौती इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे भारत जो देश है ये काफी बड़ा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ा है, इसलिए ये सब करना मुश्किल था। मतदाता जो सूची होती है, जो लिस्ट होती है, उसको बनाने में भी कई तरह की समस्या आ रही थी, तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी। अधिकारी और चुनाव कर्मियों को ट्रेनिंग देनी थी क्योंकि पहली बार चुनाव करा रहे थे, इतना बड़ा चुनाव होना था पूरे देश के लिए, तो ये बहुत मतलब आप ये समझ लो चैलेंज वाला काम था काफी। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना था क्योंकि लोग जो थे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कैसे सफल और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए ये बहुत बड़ी चुनौती थी। आगे देखिए, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव हुए क्योंकि उस समय आज की तरह वोटिंग मशीन नहीं होती थी, आज की तरह सुविधाएं नहीं होती थी, जैसे आज जल्दी हो जाता है सब कुछ, उस समय में बहुत टाइम लगता था। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। अभी मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था जिसमें बताया था कि 3 आम चुनाव में कैसे कांग्रेस भयंकर वोटों से जीत रही थी। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट ये आ जाता है कि भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग है। मैक्सिको एक देश है जहां पे पीआरआई की स्थापना हुई थी 1929 में। इस पार्टी ने यहाँ पे 60 वर्षों तक शासन किया है और इसका शासन जो था तानाशाही वाला शासन था। बाकी देशों में अगर हम बात करें वहां पे भी एक पार्टी का प्रभुत्व है, ठीक है, लेकिन वहां पे लोकतंत्र की कीमत पे चुका है। जैसे कि चीन देख लो, वहां पे एक ही पार्टी का प्रभुत्व है। क्यूबा, सीरिया जैसे देश जो हैं, यहाँ संविधान में ही मतलब दे दिया है कि एक ही पार्टी शासन करेगी, दूसरी पार्टी कोई आ ही नहीं सकती। तो इस तरीके से आप देखोगे कि भारत में जो एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है कांग्रेस का, और दूसरे कई सारे देश हैं वहां पे भी एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा है, लेकिन भारत में अलग है क्योंकि भारत के संविधान ने परमिशन नहीं दी कि केवल कांग्रेस जीतेगी या केवल कांग्रेस को ही वोट दो। यहाँ पे अन्य पार्टियां भी है, जो पार्टी जीतेगी, जिसको लोग पसंद करेंगे वो सत्ता में आएगी। ठीक है, लेकिन बाकी देशों में ये नहीं था, तो इसलिए बाकी देशों से कंपेयर अगर भारत को करें तो भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व अलग था उनसे। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कांग्रेस जो थी वो प्रथम 3 आम चुनाव जीती, तो पहला चुनाव भी जीती, दूसरा भी जीती, तीसरा भी जीती और बहुत जबरदस्त वोट भी मिले। तो आखिर ऐसा क्यों था, प्रभुत्व का कारण क्या था, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन अगर आया तो याद रखो। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाले जो बड़े बड़े नेता थे वो सब कांग्रेस में थे। एक सुसंगठित पार्टी थी और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है ये भी कह सकते हो, और इसका जो नेटवर्क था वो पूरे देश में था, यानी पूरे देश में एक बड़ी पार्टी है। ठीक है, नेशनल पार्टी आप इसे कह सकते हैं। प्रसिद्ध नेता जो थे जैसे कि मान लो लाल बहादुर शास्त्री हो गए, नेहरू हो गए, ठीक है, ये सब कांग्रेस में ही शामिल थे। सबको समेटकर चलने वाली प्रकृति थी इस कांग्रेस की, इसकी वजह से भी, और भारत की चुनाव प्रणाली इसकी वजह से भी। तो ये सारा के सारे पॉइंट जो हैं ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कांग्रेस की प्रकृति ये थी कि ये एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन। इसमें क्या था भाई, कांग्रेस के अंदर हर तरह के लोग थे, जैसे इसमें उद्योगपति भी थे, शहर के रहने वाले लोग भी थे, गांव के लोग भी थे, मजदूर लोग भी थे, मालिक लोग भी थे, मध्य वर्ग के लोग भी थे, निम्न उच्च वर्ग के लोग भी थे, सभी जाति के लोग थे, यानी सभी के लिए ये एक जगह थी, यानी सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसकी वजह से भी कांग्रेस को काफी फायदा होता था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूं ना, ये आपको याद रखने हैं कि कौन से चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ये 1971 के जो चुनाव थे, इस वाले चुनाव में ये नारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1974 में गुजरात और बिहार में किस दल की सरकार थी, कौन सी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की। अब आप सोचोगे कि
ये गुजरात और बिहार का स्पेशल क्वेश्चन क्यों बनाया गया और 1974 का ही क्यों पूछा गया है, क्योंकि भाई देखो यहाँ इन दो स्टेट से आंदोलन शुरू हुआ था। एक आंदोलन जो कि स्टूडेंट आंदोलन था, लेकिन उसमें बाद में नेता वगैरह जुड़ गए थे, तो ये एक जन आंदोलन भी बन गया था बाद के समय में। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, देखो लॉन्ग क्वेश्चन में बताया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 1974 की रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, इन्होंने उसका नेतृत्व किया था। ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आए हुए हैं पेपर में, इसलिए आपको इस पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी जो है उसका नेतृत्व किसके नेतृत्व में बनी थी? तो ये जगजीवन राम जो थे, इनके नेतृत्व में ये पार्टी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 1977 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें अगर हम बात करें, एक तरफ इंदिरा गांधी और उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह थी, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष था, ठीक है, जनता पार्टी जिसमें शामिल थे सभी। तो इन्होंने चुनाव लड़ा था और इसमें अगर हम बात करें 542 सीटों में इसको कितनी मिली, जनता पार्टी को कितनी मिली या फिर उसके साथी दलों को कितनी मिली? तो इनको टोटल 330 सीटें मिली थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार यानी आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था 1977 में कि लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी को, वैसे तो ये कई सारी पार्टियों का गठबंधन था, ठीक है, किसी पार्टी को, यानी आप ये समझ लो कि गैर कांग्रेसी पार्टी को लोकसभा में इतनी सारी सीटें मिली और उसने सरकार बनाया हो, ठीक है, लोकसभा में मतलब यानी कि केंद्र की सरकार बनाई हो, ऐसा पहली बार हुआ था। इससे पहले आप देखोगे कांग्रेस कांग्रेस, हर जगह आपको कांग्रेस दिखेगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए पूछा जाता है पेपर में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि मार्क्सवादी लेनिनवादी समूहों की विचारधारा का उल्लेख कीजिए, इसको किस नए नाम से जाना जाता था? मार्क्सवादी और लेनिनवादी ये जो समूह था, ठीक है, इसको नक्सलवादी नाम से भी जाना जाता था, तो नया नाम आप नक्सलवादी ही समझ लो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर को। देखिए क्या था कि भारत में कुछ समूह ऐसे थे जो संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। ये जो हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो संसद वाला सिस्टम था, इस पे विश्वास नहीं करते थे ये लोग। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली, जो उस समय में राजनीतिक प्रणाली थी और आज के समय में भी ऐसे लोकतंत्र ही है, तो इन्होंने यानी कि जो राजनीतिक प्रणाली थी और जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसको खत्म करने के लिए हथियार उठाए और राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया, यानी कि कानून के खिलाफ जाकर और इन्होंने हथियार उठा लिए और गलत तरीकों को अपनाया, ठीक है। तो ये जो समूह है, ये मार्क्सवादी लेनिनवादी, इनको माओवादी भी कहा जाता है और इनको नक्सलवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है और ये पश्चिम बंगाल में ज़्यादा सक्रिय थे, ठीक है, और वर्तमान समय में कई राज्यों में सक्रिय हैं। और ये आंदोलन जरूर शुरू हुआ था पूंजीवादी और एक व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन अब के समय में नक्सलवादी आंदोलन एक तरह से आतंकवादी आंदोलन के समान हो गया, आप ये समझ लो, क्योंकि ये भारतीय सेना पे हमला करते हैं, ठीक है, कई सारे सैनिक जो हैं इनके द्वारा मारे गए हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं कम्युनिज्म और ये वामपंथी वाले सिस्टम से आया है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछा जाए पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि 1971-72 के पश्चात भारत सरकार के सामने आने वाली किन्हीं दो समस्याओं का वर्णन करो। अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल आपके सामने 3-4 पॉइंट रख दिए, तो आपको इनमें से कोई 2 पॉइंट अगर पेपर में आते हैं तो आपको वो बताने हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है कि बांग्लादेश संकट, आपको पता है इसी समय हुआ था, तो बांग्लादेश संकट के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर काफ़ी बोझ पड़ा था। क्यों? क्योंकि 80 लाख शरणार्थी लोग जो पूर्वी पाकिस्तान से भारत की तरफ आ गए थे, तो इनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी बोझ पड़ रहा था। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप बता सकते हो। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था और जब ये युद्ध हुआ था इसके पश्चात क्या हुआ था कि जो अमेरिका है, यूएसए जो है, इसने भारत को हर तरह की सहायता देनी बंद कर दी थी। तो ये सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है कि अरब इजराइल युद्ध हुआ था, ठीक है, इसी 72 के बाद ही, 1971-72 के बाद हुआ था ये। तो जब ये युद्ध हुआ ना, उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये तीसरा आपका पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश में महंगाई काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए बन जाता है। तो ये 4 आपके सामने पॉइंट रखे हुए हैं, 3-4 पॉइंट, इसमें से कोई 2 पॉइंट आपको जो सही लगे आप पेपर में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
गुजरात के छात्र आंदोलन पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये आ सकता है अलग से कि गुजरात के छात्र आंदोलन पर चर्चा करो, बिहार के छात्र आंदोलन पर चर्चा करो, या फिर कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है कि 1974 के गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन पे चर्चा करो। मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको अलग अलग करके भी बता रहा हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात का जो स्टूडेंट आंदोलन था उस पे। तो 1974 के जनवरी, यानी जो पहला महीना था 1974 का जनवरी महीना, इसमें गुजरात में जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या करा, एक आंदोलन शुरू कर दिया। अब ये जो आंदोलन था किस लिए था, क्योंकि मुद्दा क्या था आंदोलन का, तो मुद्दा ये था कि भाई खाद्यान्न की कमी हो रही थी, दाम वगैरह बढ़ रहे थे, जो खाद्य तेल थे या जो अन्य जरूरत की जो वस्तुएं थी उनकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रहे थे, यानी कि महंगाई बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था। तो इन सब मुद्दों के को लेकर जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या करा, आंदोलन शुरू करा। और जब स्टूडेंट आंदोलन में आए तो जो राजनीतिक पार्टियां होती है, देखिए राजनीतिक पार्टियां ना जो विपक्ष में होती हैं, वो ऐसे कोई भी आंदोलन हो तो विपक्षी जो पार्टियां होती हैं उनको रोटी सेकने का मौका मिल जाता है, राजनीतिक रोटियां सेकने का। यानी कि उन पार्टियों का कोई मतलब नहीं होता स्टूडेंट से, उनको कोई मतलब हमदर्दी वगैरह नहीं होती, उनको कुल मिला के ये होता है कि उनको अपनी सत्ता चाहिए होती है। तो वो भी पार्टियां हमेशा ऐसे आंदोलनों में शामिल हो जाती हैं। तो उस समय भी यही हुआ कि राजनीतिक पार्टियां जो थी वो शामिल हो गई। इसके बाद देखते हैं, गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। विपक्ष ने राज्य विधानसभा के जो चुनाव थे वो दोबारा कराने की मांग कर दी थी। और जो मोरारजी देसाई थे, इन्होंने चुनाव दोबारा ना कराने पे इन्होंने ये कह दिया, अगर चुनाव दोबारा नहीं कराओगे ना तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे। ठीक है, और ऐसा क्या हुआ, फिर सरकार को ये लगा कि भाई आंदोलन जो है बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो इन्होंने 1975 में चुनाव करा दिए और इसमें कांग्रेस हार गई। और हारना तो तय था क्योंकि जो माहौल जो था इनके खिलाफ बन रहा था, तो वही हुआ। अब देखो गुजरात में ये सब हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक दूसरे स्टेट में भी आंदोलन शुरू हो गया था जो कि बिहार था। तो ये गुजरात और मुद्दे एक ही थे, मुद्दे दोनों जगह एक थे, ये आपको याद रखने हैं, इसीलिए कंबाइन करके भी क्वेश्चन बनाया है, वहां पे भी बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं बिहार वाले आंदोलन की। देखिए 1974 के वहां पे जनवरी में शुरू हुआ था, पहले महीने में, यहाँ पे तीसरे महीने में यानी कि मार्च महीने में बिहार में छात्र जो स्टूडेंट जो आंदोलन था वो शुरू हो गया। मुद्दा क्या था इनका भी मुद्दा कुछ ऐसा ही था कि कीमतें बढ़ रही थी, खाद्यान्न का अभाव हो रहा था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर इन्होंने आंदोलन शुरू करा था। छात्रों ने क्या था उस समय में, जेपी नारायण, जो जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी विचारधारा के नेता थे, जो कि अपनी सक्रिय राजनीति जो थी वो छोड़ चुके थे। ठीक है, तो इन्होंने ये राजनीति छोड़ दी थी, तो इन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे आंदोलन में शामिल हो जाइए। उनको बुलावा भेजा। इनको जब ये बुलावा मिला तो इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन दो शर्त रख दी। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जेपी नारायण ने बिहार आंदोलन में शामिल होते समय कौन सी दो शर्तें रखी थी। तो ये ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रखो। तो इन्होंने दो शर्त ये रखी कि आंदोलन जो होगा वो अहिंसक होगा, यानी किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए तुम्हारे आंदोलन में, ये शर्त रख दी। सेकंड शर्त जो थी वो ये थी कि आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसको अन्य स्टेट में भी ले जाएंगे, और मतलब राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का उनका विचार था। तो ये कहने का मतलब है, आगे देखिए क्या होता है। सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन में जुड़ गए। ठीक है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी वर्ग के लोग जो थे वो जुड़ गए, क्योंकि सभी उस समय परेशान थे। जेपी नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी कि ये जो बिहार की सरकार है उसे बर्खास्त करो, क्योंकि देखो गुजरात में तो चुनाव करवा चुके हैं वो, और वहां से कांग्रेस की सरकार खत्म हो चुकी है। अब बिहार में भी यही बात हो रही थी कि अब यहाँ से भी तुम्हें खत्म करना है, बर्खास्त करो। तो इन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया कि आ जाओ सभी जुड़ जाओ। ठीक है, ताकि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सके, ऐसा जेपी ने कहा था। बिहार सरकार के खिलाफ लगातार घेराव हो रहा था, बंद चल रहे थे, हड़तालें चल रही थी, ये सब हो रहा था, और इनसे बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि भाई इस्तीफा दो इस्तीफा दो। सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। ठीक है, बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि इन्हें पता था अगर इस्तीफा देंगे तो भी सत्ता जानी है, चुनाव दोबारा करवाते हैं अगर मान लो तो भी सत्ता जानी है, और सत्ता ये खोना नहीं चाह रहे थे, तो इन्होंने इनकार कर दिया। तो ये बातें बढ़ने लगी, फिर ये आंदोलन दिल्ली की तरफ पहुंचा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यही है, इसी से रिलेटेड जोड़ दिया है मैंने कि 1974-75 के बिहार तथा गुजरात आंदोलनों से क्या अभिप्राय है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आप अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है गुजरात का,
बिहार का या गुजरात का, और हो सकता है कि एक साथ भी पूछ लें। अब एक साथ पूछ लिया तो आपको दोनों ही आपने पढ़ लिए तो आप आराम से बता दोगे कि 1974-75 में बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन हुए थे। ठीक है, ये जो आंदोलन थे ये खाद्यान्न, खाद्य तेल और जो जो जरूरत के सामान थे उसके जो दाम बढ़ रहे थे उसकी वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से ये आंदोलन किए गए थे। गुजरात में आंदोलन को विपक्षी दलों ने समर्थन दिया था, और बिहार में किसने समर्थन दे दिया था? जेपी नारायण ने समर्थन दिया था। ये जस्ट सारी चीजें अभी हम पढ़ के आए, तो यही आपको यहाँ पे बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया? विस्तार से समझिए। तो देखिए 1975 में जयप्रकाश नारायण जो थे इन्होंने जनता से संसद मार्च का नेतृत्व करने को कहा। देश की राजधानी में अब तक यानी कि इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी, संसद चलो ये जो इनकी रैली थी इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी। इतनी बड़ी का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, हर वर्ग के लोग जो थे वो यहाँ पे शामिल हो गए थे। ठीक है, जेपी नारायण को अब भारतीय जनसंघ का भी समर्थन मिल गया था, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि भाई हमेशा यही होता है, ठीक है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टी हो, जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके खिलाफ अगर विपक्ष को मौका मिल जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो वो तुरंत ही क्या करती है, राजनीति अपने चमकाना शुरू कर देती है। तो वही यहाँ पे हो रहा था। तो भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और गैर कांग्रेसी जो पार्टी थी सभी ने समर्थन दे दिया जेपी नारायण को, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इंदिरा गांधी का एक विकल्प है, यानी इसका विकल्प के रूप में देखा जा रहा था जेपी नारायण को, कि इंदिरा को हटा के जेपी को लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जेपी जो थे वो सत्ता के भूखे नहीं थे, सत्ता के लिए नहीं आए थे, क्योंकि सक्रिय राजनीति वो पहले ही छोड़ चुके हैं। ठीक है, बस वो आंदोलन में शामिल हुए थे और उनका आंदोलन सरकार के खिलाफ था। ये चीजें समझना है। ठीक है, तो ये हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको नोट्स जो है हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, eklavyastudypoint.com, आपको गूगल पे सर्च करना, आपको हिंदी मीडियम में इस पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नक्सलवादी आंदोलन के किन्हीं दो परिणामों का वर्णन कीजिए। ये भी पूछा जा सकता है भाई, अभी हमने नक्सलवाद वाला क्वेश्चन करा था। तो देखिए नक्सलवादी आंदोलन ने धनी जो पैसे वाले लोग थे उनसे बलपूर्वक जमीन को छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दे दिया था। 9 राज्य, आज के समय में बात करें तो 9 राज्यों में 75 जिले जो हैं वो इस आंदोलन से प्रभावित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा के विरोध में किन साहित्यकारों ने अपनी पदवियां लौटा दी थी? तो पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक थे जिनका नाम है शिवराम कारंत। इन्होंने अपनी पद्मश्री जो इनको अवार्ड मिला हुआ था, इनको पद्म भूषण मिला हुआ था तो इन्होंने वो लौटा दिया। इनको पद्मश्री मिला हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, इन्होंने भी अपनी पदवी जो थी लौटा दी थी। क्यों लौटाई थी? क्योंकि ये उस समय लोकतंत्र का दमन किया गया था, यानी लोकतंत्र को तबाह कर दिया गया था। ठीक है, इमरजेंसी लगा के, आपातकाल लगा के, तो इन्होंने उसका विरोध करने का एक तरीका अपनाया कि अपनी जो इनको अवार्ड्स मिले हुए थे वो अवार्ड्स ही वापस कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के परिणाम बताइए। ठीक है, क्या परिणाम हुए? तो देखिए विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखिए, धरना प्रदर्शन हड़ताल जो थी उस पर तुरंत ही रोक लगा दी गई। जो मीडिया था, प्रेस था, उस पर भी सेंसरशिप लगा दी कि अब तुम कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकते हो। चौथा पॉइंट देखिए कि राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक संघ है, जो आरएसएस है, और जो इस जमाते इस्लामी है, ऐसे जो संगठन है, इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, नागरिकों को मौलिक अधिकार इनके निष्प्रभावी कर दिए गए थे। सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया था उनको भी गिरफ्तार कर लिया, सबको कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसे अखबारों को सरकार के खिलाफ या सरकार से रिलेटेड खबरों को छापने से रोका गया। और तो ये क्या करते थे, जहां पे सरकार से रिलेटेड खबर छापनी होती थी उस जगह पे खाली छोड़ देते थे, कुछ लिखते ही नहीं थे। तो इस तरीके से ये करना पड़ा। और जो सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी जो मैगजीन थी, इन मैगजीन ने तो उस टाइम पे मैगजीन छापना ही बंद कर दिया था। ठीक है, उसका प्रकाशन ही बंद कर दिया था। और ये जो लेखक थे शिवराम कारंत और फणीश्वर रेणु, इन्होंने अपनी पदवी लौटा दी थी, अवार्ड लौटा दिए थे, अभी जस्ट हमने इससे पहले पढ़ाई है। तो ये कुछ परिणाम है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो पेपर में काफी आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार देखिए, ये ऑप्शन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, आंसर एक जैसा ही बनेगा तीनों का। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा करना जरूरी था? कोई 3 उपयुक्त तर्क आपको देने हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी के पास आपातकाल के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस कथन की
पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में आपको बताना है, आपको पक्ष में भी बताना और विपक्ष में भी। ज्यादातर ये बीच वाला क्वेश्चन जो है इसी के चांस से आने की, क्योंकि ये पक्ष और विपक्ष वाला कई बार पेपर में आया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1975 के आपातकाल की घोषणा से संबंधित विवादों का आकलन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसी आंसर में ये तीनों ही छुपे हुए हैं, ध्यान से आप देख लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पक्ष में बोलते हैं। मान लो कि आप इंदिरा गांधी के आपातकाल के पक्ष में थे, हालांकि मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये मान लेते हैं कि चलो पक्ष में थे, तो फिर आप क्या बोलोगे पॉइंट, तो आपको पेपर में इस तरीके से लिखना है। देखिए, इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि जो विपक्ष है वो विरोध और हड़ताल करना, ठीक है, उनका निरंतर जो बार बार वो विरोध करते थे, हड़ताल करते थे, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ऐसा इंदिरा गांधी को लगा। विपक्ष जो है एक चुनी हुई सरकार को काम करने से रोक रही है, उनके पास न्यायपालिका, और हाँ ठीक है, उनके अनुसार ये तो मतलब विपक्ष तो रोक ही रहा है। एक पॉइंट ये भी बन जाता है, ये अलग लिखना था वैसे मुझे, मैंने साथ में लिख दिया। तो देखिए इसको देखते हैं यहाँ से, इनके अनुसार न्यायपालिका भी सरकार के रास्ते में रुकावट बन रही है, क्योंकि न्यायपालिका से भी सरकार का विवाद हो गया था, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट बन जाता है। इसके बाद इंदिरा के अनुसार विघटनकारी शक्तियां किसको कहा था, ये जो विपक्ष जो और ये जो मतलब एकजुट हो रहे थे उनको कहा था इन्होंने। उनके अनुसार विघटनकारी शक्तियां उनके जो 20 सूत्री कार्यक्रम जो उन्होंने लागू किया था, ये भी आगे मैं इस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, बताऊंगा क्या है ये। ठीक है, जो लागू करना चाह रही थी उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, ऐसा इंदिरा को लग रहा था। और इनका कहना था कि सरकार को गैर संवैधानिक यानी गलत तरीके से हटाना चाह रहे हैं, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से ये हटाना चाह रहे हैं, ये लग रहा था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के पास इस स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये तो हो गया इसके पक्ष में कि भाई तुम चाहते हो हाँ आपातकाल लगना चाहिए। अगर मान लो वो बोले कि भाई इसके विपक्ष में बोलो, तो विपक्ष में कैसे बोलना है, तो ये भी देखिए, लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने और आंदोलन करने का अधिकार होता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि भाई संविधान हमारा अधिकार देता है, हम आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, बिना मार काट लड़ाई झगड़े के और बिना किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाए। ठीक है, ये लोकतंत्र में होता है। और वो आंदोलन जो थे वो शांतिपूर्वक थे, बंद हड़ताल जरूर हो रही थी लेकिन उसमें अहिंसा का पालन किया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं थी। आगे देखिए, आंदोलन अहिंसक और शांतिपूर्ण था, ऐसे में सरकार को जरूरत नहीं थी आपातकाल लगाने की। एक पॉइंट ये भी बन जाएगा कि गृह मंत्रालय जो होता है, होम मिनिस्ट्री, वो उसने कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की, यानी होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अनुसार कानून व्यवस्था बिगड़ने का कोई खतरा नहीं था। ठीक है, तो ऐसे में फिर क्या जरूरी था आपातकाल लगाना, बिल्कुल भी नहीं था, तो ये भी पॉइंट अच्छा बन जाएगा। इसके बाद देखो, देश की एकता, देश की अखंडता को खतरा नहीं था, ऐसे में सरकार आपातकाल लगाने की बजाय दूसरा रास्ता अपना सकती थी। सरकार के पास और भी रास्ते होते हैं, जनता की बात मान लो, या तो ये रास्ता है, ठीक है, आंदोलनकारियों की बात मान लो, या तो ये सिंपल रास्ता है। अगर नहीं मानते हो तो भाई तुम्हारे पास और भी तरीके होते हैं ना, कि पुलिस के द्वारा या फिर तुम आंदोलन को किसी और तरीके से भी खत्म कर सकते हो, बातचीत करो। नहीं मानते तो फिर तुम दूसरे तरीके से हटा सकते हो, लेकिन इमरजेंसी लगाना ये थोड़ा अलग हो जाता है मामला, तो इन्होंने ये किया। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा के अतिरिक्त और भी तरीके थे, पर उन्होंने क्या करा, वो नहीं करा, उन्होंने सीधा आपातकाल लगा दिया, जो कि गलत फैसला था। तो ये आप ऐसे विपक्ष में भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, ये शायद हम रिपीट हो रहा है, आई थिंक पढ़ चुके हैं। तो देखिए, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला, धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई, आरएसएस जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया। इसके अलावा 20 सूत्री कार्यक्रम लेके आई थी इंदिरा गांधी, जिसमें भूमि सुधार करना था, भू पुनर्वितरण, जमीन का पुनर्वितरण करना था, मजदूरों को जो उनकी जो पगार होती है, जो भी उनका मतलब पैसे वगैरह जो मेहनताना जो उनको मिलता है उसको बढ़ाना वगैरह था, उस पर विचार करना था। ठीक है, मैनेजमेंट करना था मजदूरों को लिए, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, जनता की भलाई के काम, कुछ ऐसे काम थे जो उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत किए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारा वही है जो अभी हमने पढ़ा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपातकाल से क्या महत्वपूर्ण सबक मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे इसे। ठीक है, क्या सबक मिले, 3 सबक मिले थे इंपॉर्टेंट, वो तीनों आपको बताऊंगा आगे। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे किन्हीं 3 पाठों की व्याख्या कीजिए। सेम बात है, अब देखो ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए अथवा 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 करके मैंने दे दिया। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों के पेपर तो रिपीट हो रहे हैं, और ये अलग अलग लैंग्वेज में, एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देते हैं और फिर पूछ लेते हैं हर साल, तो आपको पता होना चाहिए। 1975
के आपातकाल में उजागर हुई भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी और इसकी ताकत। ठीक है, इसके 3 बिंदु आपको बताने हैं। अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि 1975 के आपातकाल ने किस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभान्वित किया, फायदा पहुंचाया। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जिनका एक जैसा आंसर बनेगा। तो चलिए देखते हैं, विस्तार से बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप इसे समझ लो। देखो, आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी दोनों सामने आ गई। लेकिन क्या हुआ था उस समय जब आपातकाल लगाया गया था, उस समय सरकार के पास सारी शक्तियां चली गई थी, सरकार ने मनमाने तरीके से शासन व्यवस्था चलाई थी। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, वापस से जब आपातकाल खत्म हुआ तो वापस से लोकतांत्रिक राह पे सब कुछ लौट आया। ठीक है, इससे ये बात तो साबित हो गई कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना आसान नहीं है। तो ये यहाँ से हमको एक सबक मिलता है कि भारत से लोकतंत्र को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, पहला पॉइंट। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे कमजोरी और ताकत दोनों तरह के ये जो पॉइंट लिखे ना, इसमें आपको ऐसे पॉइंट समझने हैं जो सकारात्मक हो और जो नकारात्मक हो। मैं आगे जो भी बताऊंगा ना, तो जो आपको पॉजिटिव लगे वो भी ध्यान में रखना है, जो नेगेटिव लगे वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों में कुछ अर्थगत उलझाव थे। ये एनसीईआरटी की भाषा है, थोड़ी आपको मुश्किल लगेगी, एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, देखो आपातकाल में आपातकाल लगाने का मतलब संविधान में आपातकाल लगाने का सरकार को पूरा अधिकार दे रखा है, लेकिन वो तब लगाने का अधिकार दे रखा है, उसके लिए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो इन्होंने बोल दिया था ना कि अंदरूनी गड़बड़ी की वजह से आपातकाल लगा रहे हैं हम, तो ये गलत था। तो इसके बाद ये बात सामने आई, इसमें सुधार किया गया बाद में। ठीक है, कि अब कोई मतलब एक बार तो इंदिरा ने ये वाली गलती कर दी, लेकिन उसमें बाद में सुधार ये किया गया संविधान में कि ताकि कोई दूसरा शासक ना ऐसा ना आ जाए जो दोबारा से आपातकाल लगा दे जरा जरा सी बात पे। ठीक है, विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं देश में, हर किसी की सरकार में होते रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी नहीं लगाई जाती। इमरजेंसी के लिए एक ठोस मुद्दा होना चाहिए। तो ये तो बाद में सुधार कर लिया गया और ये कहा गया कि अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह, जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी आपस में तलवार वगैरह या हथियार लेके मारने काटने पे आ जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, तब क्या करना है, तब आपातकाल लगाना है। ये नहीं कि कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से कर रहा है तो इमरजेंसी लगा दो, तो ये चीज गलत बताइए। अगर हिंसा होती है तब लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन बिना हिंसा हुए नहीं लगाना है। तो ये क्लियर हो गई थी यहाँ पे। और इसके लिए एक बात और जरूरी करती थी जो उस समय नहीं हुई थी, आपातकाल की जो घोषणा है उसकी सलाह जो है वो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगा। ठीक है, यानी कैबिनेट को जो मंत्री परिषद है उसको भी मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन उस बार क्या हुआ था, इंदिरा गांधी और उनके जो करीबी थे एक दो, उनको ही पता थी। मंत्री परिषद को तो इमरजेंसी लगाने के बाद बताया गया था कि भाई इमरजेंसी लग चुकी है। सुबह उनको मीटिंग में बुला के बताया कि देश में ये हो गया, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सुबह इनको पता लग रहा है। तो ये गलत था। तो ये 2-3 बातें हैं, ये यहाँ पे क्लियर हो गई बिल्कुल कि अब ऐसा नहीं हो सकता भविष्य में दोबारा कि तुम ऐसे किसी मुद्दे पे लगा दो। सशस्त्र विद्रोह होगा तब लगाओगे, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगा तब लगाएंगे। ठीक है, ये चीज चलेगी। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए। आगे देखो, आपातकाल से हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हो गया। यानी पहले लोगों को अपने अधिकार के प्रति उतने सचेत नहीं थे जितना इमरजेंसी के बाद हुए। ठीक है, आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालत जो उस समय में जो काम नहीं कर रही थी शुरू में, क्योंकि अदालतों पे भी एक तरह से बैन ही लग चुका था, तो अदालतों ने भी व्यक्ति और नागरिकों के अधिकार में की रक्षा में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। और इसके बाद कई सारे ऐसे संगठन भी बन गए जो लोगों के अधिकारों के लिए काम करने लगे। इसके बाद है आपातकाल में सत्ताधारी दल ने पुलिस का और प्रशासन का भी खूब मतलब फायदा उठाया था, जबकि कभी भी मतलब सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल अपने पक्ष में नहीं कराना होता सरकार को, लेकिन उन्होंने ये खूब करा था। ठीक है, तो ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से उस समय में कार्य नहीं कर पा रही थी, लेकिन बाद में ये भी कार्य करने लगी। तो यहाँ पे अब सबक के रूप में आप ये बता सकते हो कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा ये है, यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हो कि दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा कि बिना किसी तगड़े ठोस कारण के, यानी बिना सशस्त्र विद्रोह के, ये नहीं आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। एक चीज ये है कि मंत्री परिषद जब तक राष्ट्रपति को लिखित में नहीं देगा तब तक नहीं लगाया जाएगा। तो ये कुछ सबक मिले हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर है ये के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। इसके बाद कुछ शॉर्ट और कुछ मिक्स वाले क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ। तो देखते हैं, सरकार अगर अस्थिर हो, उसके भीतर कलह हो, तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रिपीट क्वेश्चन के नाम पे बोले तो ये कई बार 2 से 3 बार आपको रिपीट दिख जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी एनसीईआरटी से है, अगर आपने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं ये कौन सी बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखिए 1977 में जो चुनाव हुए थे, आपको पता है जनता पार्टी जो थी वो जीत गई थी। अभी हमने 330 के करीब सीटें पढ़ा था ना, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले, तो ये पार्टी जीत गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था इतिहास में कि केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी जो पार्टी है वो सरकार बनाने वाली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि इनके बीच में कोई तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं में प्रधानमंत्री बनने के लिए होड़ मच गई, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई ये लड़ने लगे कि मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा। लास्ट में क्या हुआ, मोरारजी देसाई को पीएम बनाया। अब इनके पास ना तो कोई मतलब दिशा थी, ना कोई नेतृत्व था अच्छा, ना कोई साझा कार्यक्रम था, ना कोई सरकार चलाने का तगड़ा अनुभव था इनके पास। ये इमरजेंसी के दौरान जो गलत हुआ था लोगों के साथ, उसका गुस्सा था लोगों में, उस गुस्से को हथियार बनाकर ये सत्ता में आए थे, ठीक है, उस चीज का फायदा उठा के। लेकिन जब इनको काम करना नहीं आया, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, तो ऐसे में सरकार गिरनी थी। 18 महीने तक सरकार चली, उसके बाद सरकार गिर गई। फिर चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया कांग्रेस ने समर्थन देके, ठीक है। वो भी 3-4 महीने अपनी सरकार चला पाए, उसके बाद उन्होंने समर्थन खींच लिया। फिर ऐसे करते करते 1980 में दोबारा चुनाव कराने पड़े, ठीक है। सरकार जो थी पूरी मतलब पूरी तरीके से अपना पूरा शासनकाल जो 5 साल का होता है वो नहीं निभा पाई, बीच में ही चुनाव कराने पड़े। तो 1980 में चुनाव कराने पड़े। इस चुनाव में कांग्रेस ने वापस से 353 सीटें ले ली और सत्ता में आ गई। तो यहाँ पे एक बात साबित हो जाती है। क्या साबित होती है? यदि सरकार अस्थिर हो, जैसे यहाँ पे चल रहा था, उसके भीतर कलह हो, आपस में ही कंपटीशन हो कि मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा, ऐसी लड़ाई चल रही हो, तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना है, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, आपातकाल के दौरान कुछ हुई जातियों की जांच के लिए किस आयोग को बनाया गया था और इसकी क्या उपलब्धियां है? तो आपातकाल के दौरान जो जो गलत हुआ था लोगों के साथ, उसके लिए क्या हुआ था, एक जांच आयोग बनाया था जनता पार्टी की सरकार ने, जिसका नाम था शाह जांच आयोग। तो नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसने क्या करा, इसने पूरी छानबीन की और कुछ पॉइंट निकाले कि क्या क्या गलत हुआ था। जैसे कि यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा कि निवारक नजरबंदी जो कानून था, इसके तहत 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। प्रेस पे जो पाबंदी लगाई थी वो गैर कानूनी और गलत तरीके से लगाई गई थी। शाह जांच आयोग ने एक रिपोर्ट दी, उसने बताया कि दिल्ली की जो बिजली आपूर्ति जो महाप्रबंधक थे, उनको गवर्नर के दफ्तर से 26 जून 1975 की रात 2 बजे मौखिक आदेश मिलता है, लिखित में नहीं, मौखिक। कहते हैं कि जाओ और बिजली काट दो, समाचार पत्र जो जहाँ से न्यूज़पेपर छपते हैं उनकी सभी की बिजली काट दो, कोई पेपर नहीं छपना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चाह रहे थे कि प्रेस पे सेंसरशिप लग जाए, पाबंदी लग जाए, कोई भी मतलब सरकार के खिलाफ कुछ भी ना लिख पाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, लेकिन ये कोई बड़े राजनीतिक पद वगैरह पे नहीं थे, ना कोई आधिकारिक पद पे थे, लेकिन बस उनके बेटे थे, तो इन्होंने भी खूब सरकारी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था, ठीक है। क्या किया था इन्होंने? झुग्गी जो बस्तियां थी उसको हटाया था जबरन, लोगों की जबरन नसबंदी कराने में भूमिका निभा रहे थे ये। आपातकाल का जनसाधारण पर गलत प्रभाव हुआ, पुलिस हिरासत में मौत और यातनाएं हो गई थी, गरीब लोगों को उजाड़ दिया गया, दूसरी जगह बसाया गया। तो मतलब जिसे कहते हैं ना नंगा नाच, वो हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में। आपातकाल के दौरान बहुत गलत हुआ था लोगों के साथ, ठीक है। तो वो जो जख्म है वो लोगों के मन में जो उस समय थे, उनसे कभी पूछना, वो आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो इसीलिए शायद आज इस लेवल पे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, कई बुक में अभ्युत्थान भी लिखा होगा, ठीक है, मतलब एक ही है। लोकतांत्रिक पुनरुत्थान से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, देश की लोकतांत्रिक राजनीति में जनता की बढ़ती सहभागिता को, जनता खुद से मतलब इन्वॉल्व होने लगी देश की लोकतांत्रिक राजनीति में, इसी को लोकतांत्रिक पुनरुत्थान कहा जाता है। समझ में आ गया होगा? शॉर्ट में आए तो ऐसा लिखना है। 3 अगर हम देखें आजाद भारत में, तो अभी तक 3 महत्वपूर्ण पुनरुत्थान देखे गए हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो 1950 से 1970 के दशक तक, फिर दूसरा देखें अगर हम तो 1980 के दशक में, तीसरा देखें तो 1990 के दशक में, ठीक है। क्या खास हुआ था इनमें? तो ये देखिए, 1950 से 70 के दशक में देखें तो वयस्क मतदाताओं की जो संख्या थी वो काफ़ी बढ़ रही थी, यानी ये इनकी सहभागिता बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। 1980 के दशक में देखें तो देखिए यहाँ पे ना टाइपिंग की मिस्टेक है,
वयस्क की जगह यहाँ पे आ जाएगा, मैं बताता हूँ, SC ST OBC, यानी इसको बोलेंगे हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। ये जो कैटेगरी थी ना, इनके मतदाताओं की जो बढ़ती सहभागिता हो रही थी इस समय में देखा गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड जो है 1990, आपको पता है इस समय में LPG ये वाली योजना लाई गई थी। LPG पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण बोलते हैं इसको, तो इस पे अलग से एक बड़ा वीडियो बनाया, अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उसे देख लें। नई आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई थी इस समय में, जो युवा वर्ग था, जो नौजवान थे, उनकी सहभागिता काफी बड़ी थी। तो ये तीन जो है पॉइंट, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, आपको बता दूं ये न्यू टॉपिक है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा बिल्कुल कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो देखिए 1991 में ये था क्या, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि देखो वैश्वीकरण का दौर है, आप सभी जानते हैं। भारत क्या करता था, संरक्षणवाद की नीति अपनाता था, यानी कि अपने जो देश के उद्योग हैं उनको प्रमोट करता था। बाहर से आने वाली चीज़ों पे, आयात पे कुछ प्रतिबंध लगाए जाते थे, या फिर उन चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, जिसके कारण लोग उनको ना खरीदें और देश में बने हुए उद्योगों की चीज़ों को खरीदें। इससे क्या था कि मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं था और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं मिलती थी, और वैश्वीकरण के नज़रिए से देखें तो भारत पिछड़ने लगा था। तो ऐसे में ज़रूरत थी नई आर्थिक नीति को अपनाने की। इसके तहत विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1991 में थोड़ा समझा दिया है, आप इसको भी याद रखें, क्या पता क्वेश्चन कैसे पूछ ले। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़ा वर्ग किसे कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो शायद आपको इसके लिए देखने की भी जरूरत नहीं, आप आराम से लिख दोगे। देखिए, ऐसा समुदाय जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हो या फिर सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिछड़ा वर्ग कह सकते हैं, पिछड़ा समुदाय कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो देखिए BSP, बसपा बोलते हैं ना इसको, तो BSP जो है ये आपने देखा होगा यूपी में ज़्यादा दिखते हैं आपको सक्रिय, बाकी जगह पे तो इतना ज़्यादा जनाधार है नहीं, लेकिन इन्होंने यूपी में सरकार बनाई थी। तो ये जो पार्टी है इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, कांसीराम ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में कब गठबंधन सरकारों का युग केंद्र में प्रारंभ हुआ। देखिए क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है केंद्र में, तो केंद्र की बात करें तो आप ये कहोगे 1989। अगर मान लो यहाँ पे मैं केंद्र की जगह में आपसे ये बोलता कि बताइए राज्यों में गठबंधन का दौर कब देखने को मिला, तो 1967 में ही देखने को मिल गया था। ठीक है, ये हमने चैप्टर में पहले ही पढ़ा हुआ है कि आपको पता है 1967 में पहली बार ऐसा हुआ था, कांग्रेस 7+2 राज्यों से चली गई थी, सरकार नहीं, 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई थी। ठीक है, तो वहाँ पे जो अन्य पार्टियां थी उन्होंने गठबंधन करके ही वहाँ पे सरकार बनाई थी। तो 1967 में राज्यों में देख लिया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन है केंद्र में, तो ये आपका 1989 के बाद से। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप ये कहोगे कि सर 1977 जो आपातकाल के बाद जो सरकार बनी थी जनता पार्टी वाली, वो भी तो गठबंधन सरकार थी। तो हाँ, हम कहेंगे वो भी गठबंधन सरकार थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। अगर आपसे ये पूछे पहली बार केंद्र में, ठीक है, कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी गठबंधन सरकार कब बनी थी, तब आप बोलोगे 1977 वो आपातकाल के बाद वाले समय को। लेकिन यहाँ पे है कि युग की शुरुआत हो गई थी, यानी 1989 के बाद लंबे समय तक 2000 आप देखोगे 1984 से ही मान लो आप। ठीक है, 1984 में लास्ट बहुमत वाली सरकार थी, वरना उसके बाद जो 1989 से लेके 2014 से पहले तक की जितना भी सरकारें बनी है वो सारी की सारी गठबंधन वाली सरकारें बनती थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, ये सारी याद रखनी है चीजें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस में कब गठबंधन राजनीति की हकीकत को समझकर केंद्रीय स्तर पर गठबंधन कर सरकार बनाई थी। तो देखिए, जब सबको पता लग गया था कि भाई अब बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या करना है, गठबंधन ही बनाना होगा। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी अपना एक गठबंधन बना लिया था 2004 में। इंपॉर्टेंट है, आगे मैं उन गठबंधनों का नाम भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो आप क्वेश्चन देखते जाओ। समान नागरिक संहिता से क्या अभिप्राय है, इसका मतलब ये होता है कि सभी के लिए मतलब एक जैसे कानून हो। ठीक है, देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून पद्धति को समान नागरिक संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है। जब एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बनाए तो इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब मान लो किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिल पाए, तो वो क्या करते हैं, अन्य पार्टियों का सपोर्ट ले लेते हैं, यानी उनसे गठबंधन कर लेते हैं और फिर सरकार बना लेते हैं। ठीक है, तो ये गठबंधन सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल आयोग की 2 मुख्य सिफारिश कौन सी थी।
तो देखिए सबसे पहला आपको याद रखना है कि ये जो ओबीसी है, ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन देने की मांग की गई थी इसके तहत, मंडल आयोग के तहत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो भूमि सुधार के जो कानून थे उसको अमली जामा पहनाना, सॉरी देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भूमि सुधार के कानून थे वो तो पहले ही ला दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जमीनी स्तर पे उतने अच्छे से लागू नहीं थे, यानी उन कानूनों को और मजबूती से लागू करना, ये सारी चीजें इसके तहत थी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मोर्चा में मुख्य घटक दल जो था वो कौन था, इस गठबंधन का मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है। देखिए इसमें काफी सारे क्वेश्चन मैंने सपोर्टिंग मटेरियल से भी ले रखे हैं और काफी सारे एनसीईआरटी के अंदर से भी बनाए हैं, तो दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ध्यान से देखो, पेपर में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी ले रखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ राष्ट्रीय मोर्चा दल की बात करें तो ये जनता दल हो जाएगा, ये इसका महत्वपूर्ण घटक था, इसके साथ था, ठीक है। और बोफोर्स मुद्दा को लेकर इन्होंने क्या करा था, विवाद किया था। और बोफोर्स मुद्दे पे मैंने जो चैप्टर की वीडियोस में थोड़ा डिटेल में बताया हो, आप चैप्टर की वीडियो को देख लेना। यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देते हैं। शाहबानो प्रकरण, ये भी आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। तो क्या था भाई, शाहबानो जो थी एक मुस्लिम महिला थी, इनका तलाक हो गया था, तो इन्होंने क्या करा, जो कोर्ट थी उसमें अर्जी डाल दी थी, अपने गुजारे भत्ते की मांग की थी। कोर्ट ने इनके हक में फैसला सुना दिया था और इनका जो हस्बैंड था उनको कहा था कि आपको क्या करना है, गुजारा भत्ता देना है, ठीक है। लेकिन इस मामले को लेकर जो मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड है वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ आ गया, और ऐसे में जो मुस्लिम थे उन्होंने भीड़ लगाई और विरोध करा। तो उस समय में राजीव गांधी जो थे उनकी सत्ता में थे वो, तो उन्होंने क्या करा, इस कोर्ट के फैसले को ही निरस्त करवा दिया, ठीक है, अधिनियम के तहत। तो ये देखो किस प्रकार का तुष्टीकरण होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाजपा को 1986 में किन दो मुख्य घटनाओं के कारण उभरने का मौका मिला। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। एक तो साहबानों का जो मुद्दा था इसको इन्होंने मुद्दा बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि गुजारा भत्ता मिलना चाहिए तो सरकार ने जो करा वो गलत था, ठीक है, तो उन्होंने इसको मुद्दा ही बना लिया। सेकंड देखो अयोध्या वाला जो मामला है, जो बाबरी मस्जिद वाला मामला था, इसको, तो इन मुद्दों को लेकर इनको मौका मिल गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाम सेफ का शब्द विस्तार, यानी फुल फॉर्म बतानी है आपको बाम सेफ की, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज फेडरेशन, ठीक है, इस तरीके से इसका नाम है, ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 3 तलाक पर वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा लिया गया विधेयक समान नागरिक संहिता की ओर कदम है, स्पष्ट करें। तो यस देखिए क्या था कि जो मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या होता था कि तीन बार तलाक बोलकर उनको तलाक दे दिया जाता था, तो इसके ये जो चीजें थी ये गलत थी, तो इसके लिए क्या लाया गया था, कानून बना दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे विधेयक है, ये विधेयक की जगह ये तो कानून बन चुका है, आप कानून ही यहाँ पे माने से, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिला हुआ है, तो ऐसे में जो ये 3 तलाक वाली प्रथा थी इसको समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को भी सरकार ने समानता का अधिकार दिलाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का युग कब आरंभ हुआ। देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है, हमने पढ़ा था, तो इसको थोड़ा विस्तार से देखिए। आपको बताया था 1989 के बाद से केंद्रीय स्तर पे गठबंधन की सरकार देखने को मिलती है। ये क्यों होता था, क्योंकि देखो इसके बाद से जितने भी मतलब चुनाव हुए थे उसमें किसी एक कोई भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत ही नहीं मिल पाता था। जब बहुमत नहीं मिलता था तो ऐसी स्थिति में उनके सामने मजबूरी हो जाती थी कि उनको गठबंधन बनाना पड़ता था। तो उसके बाद जो भी सरकारें आई थी वो केवल गठबंधन बनाकर, ठीक है, आई हुई थी। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को बढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1980 के दशक के आखिर के वर्षों में भारत में आए 5 प्रमुख बदलाव। अब देखो ये क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में आएगा क्योंकि ये बात है 1989 से लेके और 1992 के आसपास तक की, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं 1989 से लेके 1992 के बीच में 5 महत्वपूर्ण जो बदलाव आए वो बताओ, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे 1980 के दशक के लास्ट के में, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में, क्योंकि बीच में पड़ रहा है मामला 1989 जो है ना ये बीच में पड़ रहा है, इसकी वजह से क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई जा सकती है। तो आपको मतलब पता होना चाहिए, पॉइंट यही बनेंगे क्योंकि इस चैप्टर में यही पॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बदलाव हुए। सबसे पहले हम बोलेंगे कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई। कांग्रेस प्रणाली का मतलब यहाँ पे क्या है, कांग्रेस प्रणाली का मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि आजादी के बाद से
केंद्र में किसने सबसे ज्यादा सरकार बनाई थी, तो आप कहोगे कांग्रेस ने, हमेशा उसको मतलब बहुमत ही मिल जाता था, कभी कोई दिक्कत इतनी आती नहीं थी इनको, तो इसको कांग्रेस प्रणाली कहा जाने लगा था। लेकिन ये सिस्टम ही खत्म हो गया था, क्योंकि 1989 के बाद जो सरकारें बनी थी ना, वो सारी की सारी गठबंधन थी, वो अपने दम पे नहीं बनाई थी किसी ने भी सरकार, गठबंधन से बनती थी। तो ये कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई थी, एक ये पॉइंट बनेगा। फिर क्या है, भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका, ये बीजेपी जो थी ये इस समय में उभर रही थी, ठीक है, ये उनका उभरने का सही टाइम था, ये आप ये कह सकते हो। इसके अलावा एक मंडल मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नई आर्थिक नीति 1991 अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद बाबरी मस्जिद 1992 में गिरा दी गई थी, ये विवाद जो था यहाँ का। इसके बाद है गठबंधन की राजनीति का उदय देखने को मिलता है, शाहबानों का टॉपिक। तो ये सारे के सारे टॉपिक हो जाते हैं, इसमें से कोई 5 पॉइंट आप यहाँ लिख सकते थे कि भाई ऐसे ऐसे ये 5 पॉइंट बता देते, बस हो जाता। अगला देखते हैं क्वेश्चन, राजीव गांधी की हत्या कब और किसने की थी। तो देखिए ये तमिलनाडु में गए हुए थे अपने चुनाव प्रचार के लिए, रैली वगैरह जो इनकी थी, ठीक है, वहां पे इनको जनता से मिलना था, जनता को संबोधन करना था। तो वहां पे क्या था कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी सन 1991 में, और चुनाव अभियान के दौरान हुई थी तमिलनाडु में। किसने की थी, तो जो लिट्टे समर्थक जो श्रीलंकाई तमिल थे उनके द्वारा की गई थी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मंडल मुद्दा क्या था। तो देखिए मंडल आयोग जो है इस ये 1978 में इसको बनाया गया था जनता पार्टी की सरकार ने। आपको पता होगा जो 1977 वो जो चुनाव हुए थे आपातकाल के बाद, तो जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उन्होंने इसका गठन किया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इन्हीं के नाम पे इसका नाम ही मंडल आयोग पड़ गया, ठीक है। 1980 में इस आयोग ने अपनी सिफारिशें दी। सिफारिशें इसकी ये थी कि 27% ओबीसी जो है उसको आरक्षण दे दिया जाए, और भूमि सुधार के जो कानून है उसको अमली जामा पहनाया जाए, उसको लागू किया जाए, ऐसे कुछ इनकी सिफारिशें थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ 1990 में देखिए 78 में जनता पार्टी ने बनाया है और 80 में इसने अपनी सिफारिश दी है। फिर जब 1990 में सरकार आती है वीपी सिंह की, तो इन्होंने क्या करा, इनकी बातों को लागू कर दिया, ये जो आरक्षण वाला मुद्दा था। लेकिन इस जब ये लागू किया तो उसके बाद क्या हुआ, उत्तर भारत में कई जगह पे दंगे हो गए थे, हिंसक विरोध प्रदर्शन हो गया था, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को किन दो परस्पर विरोधी राजनीतिक समूहों ने समर्थन दिया। देखो दो राजनीतिक पार्टियां और दोनों एक दूसरे के अपोजिट विरोधी, लेकिन उन्होंने एक पार्टी को समर्थन दिया, ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया। क्यों दिया इसको देखते हैं, तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को। देखिए एक तरफ है बीजेपी, दूसरी तरफ है वाम मोर्चा, ये अपोजिट हैं, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि कांग्रेस सत्ता में ना आए, इसलिए इन्होंने इसको समर्थन दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या विवाद क्या है। अब ये विवाद खत्म हो चुका है, तो देखते हैं क्या है। अयोध्या विवाद का संबंध अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे से था जो बाबरी मस्जिद कहलाता था। हिंदू समुदाय ने इस स्थान को पवित्र मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, आ सकते हैं क्वेश्चन। जबकि 16वीं शताब्दी में जो मीर बाकी था उसने यहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया, काफी लंबे समय तक यह मुकदमा चला है। भाजपा ने इसे चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बना लिया, और इसका समाधान अब हो चुका है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे फैसला दे दिया, और वहां पे राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है 2 नंबर में 4 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला है कि सन 1992 की बात है, दिसंबर 1992 की बात है, इसमें अयोध्या घटना के क्या प्रभाव पड़े। तो जब ये बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी तो उसके बाद क्या प्रभाव हुए, तो देखते हैं। बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था, इसके बाद जो भाजपा सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था, देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था, केंद्र सरकार द्वारा जांच के लिए एक आयोग बना दिया गया था, ज्यादातर राजनीतिक दलों द्वारा घटना की निंदा की गई थी। तो ये 4 मुख्य मुद्दे हैं, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ये चीजें हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गठबंधन राजनीति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक आपको प्रभाव बताने। तो पॉजिटिव की बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए जो गठबंधन वाली राजनीति है उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या सकारात्मक। तो इसमें क्षेत्रीय संतुलन में सहायक होता है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय जो पार्टी होती है, लोकल पार्टियां, उनको भी चाहे उनकी 1 सीट हो 2 सीट हो, गठबंधन में उनको शामिल कर लिया जाता है, यानी उनका महत्व बढ़ जाता है, एक तरह से ये कह सकते हैं। विभिन्न दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अब देखो जैसे मान लो कोई बड़ी पार्टी है, उसने लोकसभा में बहुत सारी सीटें जीत ली, स्टेट में हर जगह से,
तो वो सत्ता में आ गई। लेकिन अगर वो गठबंधन वाली सरकार से आती है तो उसमें कई सारे अन्य पार्टियां भी होती है, तो ऐसे में अन्य पार्टियों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व तो बढ़ता है। लेकिन अगर एक ही पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो फिर बाकी पार्टियों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सकारात्मक में ये हम कह सकते हैं, अच्छा पॉइंट है ये। इसके बाद है छोटे और जो क्षेत्रीय जो पार्टियां होती है उसका भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे तो कोई 1-2 सीट वाली पार्टी इतना महत्व नहीं रखती है, लेकिन मान लो जब गठबंधन वाला मामला आ जाए तो वहां पे 1 सीट वाली पार्टी भी बहुत महत्व रखती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सकारात्मक। नकारात्मक की बात करें तो देखते हैं इसमें, इससे राजनीतिक अस्थिरता होती है, क्योंकि मान लो 2-3 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन करके सरकार बना ली, कल को कोई विवाद हो जाता है तो कोई पार्टी अगर अपना सपोर्ट खींच लेती है या गठबंधन को तोड़ देती है तो उससे वो सरकार जो होती है वो मतलब गिर जाएगी। ठीक है, तो इससे राजनीतिक अस्थिरता आती है और नीतियों की दृढ़ता में कमी। अब क्या होता है, जब कोई बहुमत वाली सरकार होती है तो वो अपने दम पे फैसले ले सकती है और पॉलिसी बना सकती है, लेकिन जब वो गठबंधन वाली सरकार होती है तो उसे अपने राजनीतिक दलों जो उसके गठबंधन में होते हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनके दबाव में पॉलिसी बनानी पड़ती है, तो ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1989 से 2004 के चुनाव तक लोकसभा में किस पार्टी के स्थान बढ़ते रहे? तो बीजेपी जो थी इसका स्थान बढ़ता रहा। ठीक है, धीरे 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 ये ग्रो होती रही। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो, तीनों पेपर में आए हुए हैं अलग अलग ईयर में। क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन सरकार के उदय का वर्णन कीजिए। ये हम पहले ही बता चुके हैं। 1989 से 2004 तक भारत में 9 गठबंधन की सरकारें बनी हैं। इनमें से किन्हीं 2 गठबंधन सरकारों के उत्थान तथा पतन का विश्लेषण करो। भारत में गठबंधन की राजनीति का एक लंबा दौर कब और क्यों प्रारंभ हुआ? तो देखते हैं, समझते हैं। देखिए क्या हुआ था कि 1989 तक जो भी सरकारें बनी थी ठीक ठाक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1989 का जो चुनाव हुआ उसमें बहुमत नहीं मिला। ऐसे में क्या करना पड़ा, उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। उसके बाद जब भी चुनाव हुए हमेशा गठबंधन की सरकार ही आती रही, तो ये हो गया था केंद्रीय स्तर पे एक युग शुरू हो गया था, हम ऐसे कह सकते हैं। तो भारत में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का दौर 1989 के चुनाव के बाद दिखा, क्योंकि क्या हुआ था, इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद एक के बाद एक जो भी सरकारें आती रही वो सबकी सब गठबंधन वाली सरकारें आती रही। देश में पहली बार गठबंधन की सरकार, पूछे पहली बार केंद्र में गठबंधन की सरकार, तो 1977 वाला जनता पार्टी जनता दल वाला आप बता सकते हो। ठीक है, जो आपातकाल के बाद बनाई गई थी, मोरारजी देसाई जिसमें प्राइम मिनिस्टर बने थे। हालांकि 18 मंथ ही चल पाई थी सरकार, नहीं चल पाई थी। ठीक है, क्योंकि आपसी तालमेल नहीं था और विवाद था, तो इसको लेकर चल ही नहीं जाता। लेकिन पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में भी आपसे। 2 सरकारों का पतन और उत्थान, इसमें आप कोई भी 2 सरकार बता सकते हो, वाम मोर्चा या फिर ठीक है राष्ट्रीय मोर्चा, किसी का भी बता सकते हो आप। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट। भारतीय राजनीति में यह वह समय था जब क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर सभी सरकारें बनी, क्योंकि जब तक बहुमत नहीं मिलेगा तब तक उनको गठबंधन करना ही पड़ेगा, यही होता है। ऐसे में क्या था, क्षेत्रीय दलों का भी महत्व बढ़ रहा था। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार देखोगे, ये भी एक तरह से गठबंधन है। फिर 1996 और 1997 में संयुक्त मोर्चा, ये भी गठबंधन सरकार है। 1998 1999 में जो राजग एनडीए, ये गठबंधन है। 2004 में जो सपरंग है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको कहा जाता है यूपीए, ये भी क्या है, गठबंधन है। अब यहाँ पे देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है, मैंने चैप्टर में ज्यादा विस्तार से बताया, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझ लो। एनडीए और यूपीए ये आपको बताया हुआ है कब कब कैसे कैसे बना। तो ये है क्या, देखिए ये गठबंधन है। बाद में जब इनको बड़ी पार्टियों को पता लग गया था कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुमत नहीं मिल पाता है, तो हमें एक बड़ा गठबंधन बनाना पड़ेगा। तो क्या करा, एक गठबंधन बनाया। ठीक है, एनडीए। तो इसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, तो इसकी जो मुख्य पार्टी है वो कौन सी है, बीजेपी। बीजेपी प्लस में अन्य पार्टियां। ऐसे ही कांग्रेस ने भी क्या करा, एक गठबंधन बना लिया, यूपीए। ठीक है, ये किसका, इसमें मेन पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है, और इसके साथ अन्य पार्टियां, कई सारी पार्टियां इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से फिर बाद में जो भी सरकारें चल रही है ना वो सारी गठबंधन की आई। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, 2014 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया। ठीक है, पूरा बहुमत मिल गया। और 1984 के बाद, यानी लगभग 30 साल के बाद ये हुआ। तो ये जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना गठबंधन नहीं तोड़ा, एनडीए के साथ ही सत्ता में आए हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं, किन मुद्दों पर भारतीय राजनीति दलों में लगभग सहमति है। इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
तो 3-4 मुद्दे ऐसे हैं, हालांकि राजनीतिक पार्टियों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग सहमति है। वो 4 मुद्दे देखो कौन कौन से हैं। नई आर्थिक नीति जब ये लाई जा रही थी तो लगभग सभी पार्टियां इस पे तैयार हो गई थी। पिछड़ी जाति के जो राजनीतिक और सामाजिक दावे हैं उनकी स्वीकृति के लिए भी लगभग सभी पार्टियां जो है वो मान गई थी। क्षेत्रीय दलों की भूमिका और साझेदारी को स्वीकृति भी सभी पार्टियों ने दिया था। और विचारधारा विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पे यानी काम करके दिखाओ, इस पे ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। तो इन 4 पॉइंट पे लगभग सभी पार्टियां तैयार है। तो ये याद रखें, ये आता पेपर में बहुत ज्यादा है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। 2014 के चुनाव में भाजपा की जीत से गठबंधन सरकारों का अंत हो गया, इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन है, ध्यान दो। 2014 में बीजेपी की ने क्या किया था, पूरा बहुमत ले लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी ने केवल अपने दम पे सरकार बनाई, एनडीए को छोड़ दिया, नहीं, एनडीए गठबंधन साथ में ही है, उनके गठबंधन के साथ ही है सरकार, ये मानिए, ठीक है। हालांकि अगर बाकी पार्टियां पीछे भी हट जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, सरकार तो बना ही लेती, लेकिन फिर भी गठबंधन को नहीं छोड़ा, ये पॉइंट याद रखना बस। तो इसके पक्ष में देखो, 1984 के बाद लगभग 30 साल के बाद अगर हम बात करें तो 2014 में बीजेपी को पूरा बहुमत मिल गया था, ठीक है। कांग्रेस का इसमें सफाया हो गया था और इतनी बुरी हार है ये 1977 के चुनाव में ही आप मान लो, इमरजेंसी के बाद ही हुई होगी इनकी। इसके बाद है यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, अधिकतर होगा, ठीक है, अधिकतर जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो भी कमजोर होती दिखी है, उनको भी कोई खास यहाँ पे बहुमत नहीं मिला, एक तरफा मतलब वोट मिले थे, ये आप कह सकते हो। विपक्ष में देखते हैं, पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद भी भाजपा का एनडीए को साथ लेकर चलना, ये एक पॉइंट है कि हम ये नहीं कह सकते कि गठबंधन का दौर खत्म हो गया, बल्कि इतना बहुमत मिलने के बाद भी वो एनडीए के साथ है, ये पॉइंट याद रखें। 3 क्षेत्रीय दलों तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, अन्ना द्रमुक, इनका फिर भी इनके स्टेट में क्या है, वर्चस्व है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो ये खत्म हो जाता है। और आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाके आपको eklavyastudypoint.com सर्च करना है, हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें फिर क्लास में सिलेक्ट करके जो भी सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से हमारा ग्रुप है, वहाँ पे आपको ये जो वीडियोज़ के लिंक वगैरह होते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह, वो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।